Hello students, welcome back to my YouTube channel. My name is Sushil and I am going to discuss with you conductors, electrolytic conductors and metallic conductors, and what are the non-electrolytes and what are the types of conductors from the point view of electrochemistry unit 3 from 12th chemistry. Now let's start our lecture. Our first topic is conductors. Conductors क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेस जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को बड़ी आसानी से पास होने देते हैं उन्हें हम कंडक्टर्स कहते हैं. द सब्सटेंसेस विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम. द सब्सटेंसेस विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम. ये वो सब्सटेंसेस हैं जो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं. इसके बाद है टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स. कंडक्टर्स की टाइप्स. कंडक्टर दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स. इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स वो होते हैं जिनमें कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के कारण होता है. Conduction is due to the movement of electrons. इसमें कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के कारण होता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में कंडक्शन आयंस की मूवमेंट के कारण होता है. कंडक्शन इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस. एक्चुअल में ये वो सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं. दीज आर द मेटल्स और अदर सब्सटेंसेस विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम. These are solids. एक्चुअल में ये सॉलिड्स हैं जो मेटल्स हो सकते हैं और अदर सब्सटेंसेस. लेकिन ये जो हैं सॉल्यूशंस होते हैं. इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स बेसिकली क्या है, किसी सॉल्ट का सॉल्यूशन है या किसी एसिड या बेस का सॉल्यूशन है. दीज आर द सॉल्यूशंस. ये सॉल्यूशंस हैं और मोल्टन फॉर्म्स या फिर पिघली हुई अवस्था है ऑफ एसिड, बेस और सॉल्ट. किसी एसिड की, बेस की या सॉल्ट की, या सॉल्यूशन या उनकी पिघली हुई फॉर्म होती है जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देती है. उन्हें हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स कहते हैं. इंसुलेटर क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेस जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल भी पास नहीं होने देते हैं. The substances which does not allow electricity to pass through them. Which does not allow electricity to pass through them. ये अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल भी पास होने नहीं देते. ज़्यादातर नॉन मेटल्स इंसुलेटर की कैटेगरी में आते हैं. अब हमारी जो अगला टॉपिक है वो ये है कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स हैं वो भी दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं? जो तुरंत आयंस में टूट जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा आयंस दें और ज़्यादा से ज़्यादा कंडक्शन करें. आयंस में टूटें, पूरी तरह से टूटें. द इलेक्ट्रोलाइट्स, ये वो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं which ionize completely
जो पूरी तरह से आयनाइज हो जाते हैं, एंड डू कंडक्शन एट अप टू अ लार्ज एक्सटेंट, और एक बहुत बड़े एक्सटेंट तक कंडक्शन करते हैं। और एक बहुत ज़्यादा लेवल तक कंडक्शन करते हैं। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जो पूरी तरह से आयोनाइज नहीं होते। द इलेक्ट्रोलाइट्स विच डज नॉट आयोनाइज कंप्लीटली। ये वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो पूरी तरह से आयोनाइज नहीं होते। और अगर पूरी तरह से आयोनाइज नहीं होंगे तो आयन ज़्यादा नहीं बनेंगे तो कंडक्शन भी कम होगा। एंड डू कंडक्शन अप टू स्मॉल एक्सटेंट, बहुत ही थोड़ा कंडक्शन करते हैं, वेरी स्मॉल कंडक्शन। बहुत ही कम कंडक्शन करते हैं ये। इसके बाद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के जो एग्जांपल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं या स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं वो इसके बहुत ही अच्छे एग्जांपल हैं। और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो वीक एसिड्स और वीक बेसिस इनके एग्जांपल होंगे। वीक एसिड्स और वीक बेसिस में किस तरह से एग्जांपल हैं देखिए ज़रा। जैसे CH3COOH, ये मेथनोइक एसिड, सॉरी एथेनोइक एसिड है, एसिटिक एसिड भी कहते हैं हम इसको। जब हम इसे पानी में डालते हैं तो इसके लिए हम डबल हेडेड एरो यूज़ करते हैं क्योंकि ये वीक है। ये आयंस में टूटेगा और आयंस दोबारा जोड़कर इसको बना देंगे। इसके जो आयंस बनेंगे वो होंगे CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, प्लस H पॉजिटिव। इसके जो आयंस होंगे वो दोबारा जुड़ करके इसी को बना देंगे। तो इसीलिए डबल हेडेड एरो। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हमेशा डबल हेडेड एरो होता है। जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है NH4OH, इसका भी एक्वस सोल्यूशन जो है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। ये डिकम्पोज हो जाता है NH4 पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में। ये भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। ये हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में सिंगल हेडेड एरो होता है जो ज़्यादा हद तक आयनाइज होते हैं और दोबारा से आयंस मिलकर जो ओरिजिनल एसिड या बेस या सॉल्ट सॉल्यूशन था उसे क्रिएट नहीं करते। आयन हैं तो आयंस के फॉर्म में ही रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए H2SO4 है, H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसका अगर मैं एक्वस सोल्यूशन लेता हूँ तो ये मुझे 2 बार H पॉजिटिव देगा, 2 टाइम्स H पॉजिटिव, और साथ में ये सल्फेट आयंस देगा SO4 2 नेगेटिव। दो बार H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। तो ये पूरी तरह से आयनाइज हो रहा है, पूरी तरह से टूट रहा है। NaOH का सोल्यूशन भी इसी तरह से होता है। अच्छा, अगला टॉपिक जो है वो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो आयंस में डिकम्पोज नहीं होते और इस तरह से अपने आयंस अपने एक्वस सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का एग्जांपल है ग्लूकोज, इथेनॉल, C6H12O6। ग्लूकोज का सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, जो ग्लूकोज का सोल्यूशन है इथेनॉल है C2H5OH। इनके सोल्यूशन नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ये अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पूरी तरह से पास होने नहीं देते। तो ये हैं कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स की टाइप, इलेक्ट्रोलाइट्स और उनकी टाइप्स। अब हम देखते हैं
अब हमारे टॉपिक का नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। कौन से फैक्टर्स हैं जो एक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्शन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर का मतलब यहाँ पर है कि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे तो कंडक्शन ज़्यादा होगा और वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे तो कंडक्शन कम होगा। तो आप इसमें ये लिख सकते हैं स्ट्रॉन्गर इज द इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट जितना स्ट्रांग होगा मोर विल बी द नंबर ऑफ आयंस। अगर इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग है तो पूरी तरह से डिसोसिएट होगा, पूरी तरह से डिसोसिएट होगा तो आयंस ज्यादा होंगे। मोर विल बी द नंबर ऑफ आयंस, आयंस ज्यादा होंगे, हेंस मोर विल बी द कंडक्शन। जितने ज्यादा आयंस होंगे उतना ज्यादा फ्लो होगा चार्ज का, उतना ही ज्यादा कंडक्शन होगा, हेंस मोर विल बी द कंडक्शन। और कंडक्शन उतना ही ज्यादा होगा। तो बात यह है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं और कंडक्शन ज्यादा करवा देते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पूरी तरह से आयोनाइज नहीं होते और पूरी तरह से कंडक्शन नहीं करवा पाते। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में हमें स्ट्रॉन्ग और वीक डिस्कस करना है। साइज ऑफ आयन प्रोड्यूस्ड, आयंस का जो साइज है वो साइज ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड, जो भी आयंस बनेंगे उनका जो साइज होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के। ऐसा क्यों? जितने बड़े आयंस होंगे उनको फ्लो करने में उतनी ही रुकावट होगी। जितना बड़ा साइज होगा फ्लो करने में उतनी ही रुकावट होगी। लार्ज साइज ऑफ आयंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के। लार्जर इज द साइज ऑफ आयन, larger is the size of ions, ions का साइज जितना ज्यादा होगा more will be the difficulty in flow of ions, more will be the difficulty in flow of ions। आयंस के फ्लो में डिफिकल्टी भी उतनी ज्यादा होगी, हेंस लेसर विल बी कंडक्शन। कंडक्शन उतना ही कम हो जाएगा। आगे देखिए जरा, एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन, सॉल्वेशन की हद। सॉल्वेशन का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ आयंस विद सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के साथ आयंस का कितना कॉम्बिनेशन हो रहा है, ये जितना ज्यादा होगा सॉल्वेशन कंडक्शन उतना ही कम होगा। ये भी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि अगर सॉल्वेशन ज्यादा है यानी कि आयंस का, इलेक्ट्रोलाइट के आयंस का सॉल्वेंट के साथ कॉम्बिनेशन ज्यादा है तो वो फ्लो नहीं करेंगे, कंबाइन होके बैठ जाएंगे। और अगर फ्लो नहीं होगा तो कंडक्शन भी नहीं होगा। चार्ज का फ्लो ही तो कंडक्शन था। नेक्स्ट है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का नेचर डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रोलाइट कितना कंडक्टिंग होगा। ये किस तरह से, अगर सॉल्वेंट पोलर है तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट बहुत आसानी से आयोनाइज हो पाएगा। अगर सॉल्वेंट नॉन पोलर है तो उसमें आयोनाइज होने में दिक्कत है। तो जनरल सी बात है कि हमने एक रूल पढ़ा था, लाइक डिजॉल्व लाइक, जो जैसा है वो वैसे में घुल सकता है। तो आयनिक इलेक्ट्रोलाइट पढ़ रहे हैं हम, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के केस में हमें इलेक्ट्रोलाइट्स में हमें पता है कि वो आयंस में स्प्लिट होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स हमेशा आयंस में स्प्लिट होता है और वो आयनिक सॉल्वेंट में बहुत आराम से स्प्लिट हो जाएगा। नेचर ऑफ सॉल्वेंट कहता है कि अगर सॉल्वेंट आयनिक है तो इलेक्ट्रोलाइट बड़ी आसानी से आयंस में टूटेगा और बहुत आराम से कंडक्शन हो पाएगा। और अगर सॉल्वेंट नॉन पोलर है तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट आसानी से आयोनाइज नहीं हो पाएगा। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट में आपको पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट डिस्कस करना है। पोलर सॉल्वेंट हेल्प्स electrolytes to ionize easily, helps electrolytes to ionize easily, hence there will be more conduction
इन केस ऑफ पोलर सॉल्वेंट, इसलिए पोलर सॉल्वेंट के केस में कंडक्शन भी ज़्यादा होगा। हेंस देयर विल बी मोर कंडक्शन, इसलिए कंडक्शन ज़्यादा होगा इन केस ऑफ पोलर सॉल्वेंट्स, पोलर सॉल्वेंट्स के केस में। उसके बाद है विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। विस्कोसिटी होता है गाढ़ापन। सॉल्वेंट जितना गाढ़ा होगा तो आयंस को फ्लो करने में उतनी ही रुकावट होगी, और आयंस अगर फ्लो नहीं कर पाएंगे तो कंडक्शन कम होगा। तो विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के विस्कोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आपको ये बोलना है कि लार्जर इज द विस्कोसिटी, ग्रेटर इज द विस्कोसिटी। विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा होगी, मोर डिफिकल्टी विल बी फेस्ड बाय आयंस टू फ्लो। आयंस को फ्लो करने में उतनी ज़्यादा डिफिकल्टी होगी, एंड हेंस लेसर विल बी द कंडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन कम हो जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन की कंसंट्रेशन भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के। ऐसा क्यों? कंसंट्रेशन बढ़ने से तो आयंस बढ़ते हैं, लेकिन कंसंट्रेशन बढ़ने पर आयंस इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वो एक दूसरे के ही फ्लो में रुकावट पैदा करने लग जाते हैं। कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी अगर सोल्यूशन की, तो आयंस का जो अमाउंट है वो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो एक दूसरे के फ्लो में ही हिंड्रेंस पैदा करेंगे, जिसकी वजह से कंडक्शन कम होगा। नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से जो इलेक्ट्रोलाइट का स्प्लिट होना है वो ज़्यादा होगा। नंबर ऑफ आयंस कंपैरेटिवली ज़्यादा बनेंगे। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो ज़्यादा एक्सटेंट तक इलेक्ट्रोलाइट स्प्लिट हो पाएगा और कंडक्शन भी ज़्यादा होगा। ये सारे फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन को अफेक्ट करते हैं। 7 फैक्टर्स हम दोबारा डिस्कस कर रहे हैं, देखिए ज़रा। आई रिपीट, नंबर 1 इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का नेचर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो कंडक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होंगे और कंडक्शन भी ज़्यादा। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में कंडक्शन कम होगा। नेचर में हमें स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट डिस्कस करने हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। लार्ज साइज ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड, आयंस का साइज जितना बड़ा होगा उनको फ्लो करने में उतनी ही दिक्कतें होंगी। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन जो है लार्ज साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आयन छोटे होंगे, आराम से फ्लो करेंगे, चार्ज आराम से फ्लो करेगा, कंडक्शन होगा। लार्जर इज द साइज ऑफ आयंस, आयंस का साइज जितना बड़ा होगा, मोर विल बी द डिफिकल्टी इन फ्लो ऑफ आयंस, आयंस के फ्लो होने में उतनी डिफिकल्टी होगी। हेंस लेसर विल बी द कंडक्शन, इसलिए कंडक्शन कम होगा। एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन, सॉल्वेशन क्या है? सॉल्वेशन है कॉम्बिनेशन ऑफ आयंस विद सॉल्वेंट। आयंस सॉल्वेंट के साथ कितना कंबाइन हो सकते हैं। जितना ज़्यादा एक्सटेंट होगा सॉल्वेशन का, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन भी उतना ही कम होता जाएगा। देखिए, सॉल्वेशन अगर ज़्यादा है, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ आयंस विद सॉल्वेंट, अगर आयंस जो हैं सॉल्वेंट के साथ कंबाइन हो रहे हैं तो वो फ्लो नहीं करेंगे, और फ्लो नहीं करेंगे तो कंडक्शन नहीं होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन घट जाएगा। अगर एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन कम हो जाएगा। नेक्स्ट है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का नेचर। पोलर सॉल्वेंट होंगे तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट बड़ी आसानी से आयनाइज हो पाएगा, और अगर इलेक्ट्रोलाइट आसानी से आयनाइज होगा तो वो नंबर ऑफ आयंस भी ज़्यादा देगा, और नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होंगे तो चार्ज ज़्यादा फ्लो करेगा और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन भी ज़्यादा होगा। विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, विस्कोसिटी होता है गाढ़ापन। अगर सॉल्वेंट थिकनेस उसकी ज़्यादा है, सॉल्वेंट गाढ़ा है, तो उसमें आयंस को फ्लो करने में रुकावट होगी। गाढ़े सॉल्वेंट में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं, चार्ज फ्लो नहीं कर पाएगा, आयंस फ्लो नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से कंडक्शन कम होगा। विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन भी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन अगर बढ़ती है तो आयंस की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि वो एक दूसरे के फ्लो में हिंड्रेंस पैदा करेंगे और आयंस अच्छे से फ्लो नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन घट जाएगा। टेम्परेचर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन बढ़ता है, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से एक इलेक्ट्रोलाइट के स्प्लिट होने की
जो एक्सटेंट है वो भी बढ़ जाती है, वो ज़्यादा हद तक स्प्लिट हो पाएगा और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन बढ़ जाएगी। थैंक यू क्लास फॉर अटेंडिंग माई लेक्चर। थैंक यू।